चारकोप विधानसभा के कांग्रेस महाअघाड़ी के प्रत्याशी यशवंत सिंह के चुनावी रथ यात्रा में शामिल होने पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा है कि यह सरकार महिलाओं, गरीबों, बेरोजगारों का ध्यान नहीं देती है। पिछले कुछ समय में महाराष्ट्र में अपराध बढ़े हैं। बड़े भाई यशवंत जी के सरपरस्ती में इस प्रेस वार्ता में आए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं और इस्तकबाल करती हूं और अपनी बात महाराष्ट्र के चुनाव के संबंध में इन पंक्तियों से शुरू करना चाहती हूं कि महंगाई की है मार, नौजवान है बेरोजगार, किसान आत्महत्या को लाचार, महिलाओं की अस्मिता है तार तार, ऐसी नाकारा और निकम्मी है मोदी और शिंदे की डबल इंजन सरकार। तो देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है जब एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की देश में सरकार चल रही है और महाराष्ट्र में भाजपा के साथ शिंदे गुट और अजीत पवार गुट की महायुति सरकार चल रही है और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई ऐसा समुदाय नहीं जो प्रताड़ित ना हो, परेशान ना हो, त्राहिमाम ना कर रहा हो। मैं खुद महिला हूं, इसलिए मैं महिलाओं की बात से शुरू करना चाहती हूँ। ये कैसी सरकार है जिसके लिए माँ, बहन, बेटी, लाडली केवल चुनाव के वक्त हो जाती है और चुनाव से पहले उसी महिला, उसी बेटी और उन्हीं बच्चियों की इज्जत पर हमला होता है और शिंदे, फडणवीस मुंह में दही जमाए बैठे रहते हैं। मैं नागपुर गई थी बदलापुर की घटना के बाद प्रेस वार्ता करने के लिए। मैं बताना चाहती हूँ कि 2022 तक नरेंद्र मोदी जी की देश की सरकार में छोटी बच्चियों के खिलाफ अपराध 96% बढ़े। वहीं महाराष्ट्र में पूरे देश का अगर हम एक आकलन करें तो छोटी बच्चियों के साथ यौनाचार, दुराचार और यौन शोषण में महाराष्ट्र नंबर 1 पर आता है। पूरे देश में रोज 86 बलात्कार होते हैं, जिसमें से 21 महाराष्ट्र में होते हैं। एक ऐसा प्रदेश जो अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, नारियों के सम्मान के लिए जाना जाता था, उसकी दुर्गति बनाकर आज लाडली लाडली की बात करते हैं तो पता चलता है कि हाथी के दांत में खाने और दिखाने में कितना फर्क होता है। और मैं तो कहूंगी कि हाथी के दांत में भी उतना फर्क नहीं होगा जितना भाजपाइयों के और संघियों के आचरण में, व्यवहार में और वचन में होता है। जब कांग्रेस की सरकार रहती है, चाहे वो यूपीए की बात करें या यहाँ पर महाविकास अघाड़ी की सरकार रही हो, तो महिलाएं जाती थी बाजार में सामान खरीदने, बटुआ लेकर और थैला भर सामान लेकर आती थी। और आज महंगाई की ऐसी मार है कि थैले में पैसा लेकर जाएं तो बटुए में सामान आ जाए, वो भी मेहरबानी हो। मोदी जी ने कहा था कि चीन और पाकिस्तान को लाल आंख दिखाएंगे। आज बाजार में जाकर भाव पूछे, टमाटर हमें लाल आंख दिखा रहा है। पेट्रोल डीजल 100 के पार हो चुका, लहसुन 500 किलो पहुंच रहा है। तो दिक्कत यह है कि डिग्री है पर नौकरी नहीं है, शौचालय है पर पानी नहीं है, सिलेंडर है पर गैस नहीं है, दुपहिया तिपहिया वाहन है पर पेट्रोल और डीजल नहीं है, थाली है पर खाना नहीं है, जीवन है पर खुशी नहीं। और इसे अगर अच्छे दिन कहा जाए तो फिर जनता कह रही है कि हमारे पुराने दिन ही अच्छे हैं, इन अच्छे दिन से तो कोई निजात दिलाए। मैंने महिलाओं की बात की और उसके साथ महंगाई की बात इसलिए जोड़ी क्योंकि महाराष्ट्र की हर गृहिणी ये बात अच्छी तरह से जानती है कि अगर एक बार और महायुति सरकार आई तो अगले 5 साल के लिए उसके घर का बजट सत्यानाश हो जाएगा, उसके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी और जो उसका पति व्यवसायी हो, कहीं काम करता हो, जो भी हो, पेट पे एक बार और जबरदस्त लात पड़ेगी। अब मैं नौजवानों की भी थोड़ी बात कर लेती हूँ। सबसे मोदी जी ने क्या कहा था 2014 में, मैं मोदी जी की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आज भी महायुति में
अगर हम क्षेत्रीय नेताओं की बात ना करें तो सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी है। तो 2014 में 2 करोड़ नौकरियों की बात होती, जब हिसाब मांगा जाता है तो कह देते हैं कि नाली की गैस पर पकौड़े तलिए। और आज महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं और नौजवान दिन में बैठकर तारे गिनता है, क्योंकि उसके पास डिग्री और पढ़ाई के बाद भी कोई काम नहीं। और इसी के साथ साथ नशे का व्यापार, नशे की लत, ये भी लगातार बढ़ती जा रही। हम अपने किसान भाइयों की अगर बात करें, वो सोयाबीन की फसल के लिए सपने दिखाए गए थे कि 6,000 रुपया प्रति क्विंटल के भाव से भाव दिया जाएगा। 3,000 4,000 से ऊपर नहीं बढ़े। आज कांग्रेस पार्टी 7,000 की बात कर रही है। और हमने जो किया, जिन जिन प्रदेशों में हमारी सरकार रही, हमने करके दिखाया। कांग्रेस के समय में 74,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ किया था। आज एनएसएसओ का आंकड़ा कहता है कि किसान की आय 27 रुपया प्रतिदिन हो गई। शिक्षा की बात कर लीजिए, और शिक्षा की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ इस विधानसभा से एक ऐसे प्रत्याशी बैठे हैं जो कि इस विधानसभा को एजुकेशन हब बना सकते हैं। इनके पिताजी खुद स्वयं शिक्षक थे, उन्हें मास्टर जी कहा जाता है। और आज भी जौनपुर से लेकर महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को चलाने वाले, शिक्षा को प्राथमिकता देने वाले हमारे बड़े भाई यशवंत जी। तो शिक्षा की बात करें, 2,792 स्कूल ऐसे हैं महाराष्ट्र में जहां बिजली नहीं है, बिना बिजली के बच्चे पढ़ाई करते हैं। 67% बच्चे जो स्कूल जाते हैं, जो मिड डे मील मिलती है, वो कुपोषित हैं, उन्हें ठीक से खाना भी नहीं मिलता। ऐसी परिस्थिति में जब कोई भी महायुति सरकार का प्रत्याशी वोट मांगने के लिए जाता है, आप तो देख रहे होंगे क्या हाल हो रहा है, तो जनता उसे दौड़ा देती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि डूबते को तिनके का सहारा है, और हारती हुई भारतीय जनता पार्टी और उसके ठग बंधन को सांप्रदायिकता का सहारा होता है। तो कटेंगे बटेंगे शुरू कर दिया। अब योगी जी यहाँ आकर कह रहे कटेंगे बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और वहां उन्हीं के प्रदेश में नौजवान बैठे हैं, आपको पता होगा, वहां बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा है नौजवानों का। वो कह रहे हैं कि हमारी आरओ की जो परीक्षा है उसको 2 शिफ्ट में मत करिए, नॉर्मलाइजेशन मत करिए। तो उन्हीं के प्रदेश से नारा आ रहा है कि ना हटेंगे ना बटेंगे, यही डटेंगे और भाजपाइयों का घमंड तोड़ेंगे। और मुझे लगता है वही नारा आज महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं गूंज रहा है, महाराष्ट्र में भी सुनाई दे रहा है, महाराष्ट्र की जनता भी यही बात कर रही है। और एक अंतिम बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सरकार विफल ना रही हो, निकम्मी ना रही हो, जिसके पास अपनी उपलब्धियां रही हो, वो किसी भी चुनावी भाषण में जमीनी मुद्दे की बात क्यों नहीं करते? उनको बेटी और रोटी और इस किस्म की बातें करना क्यों याद आता है? ये पाकिस्तान और 370 क्यों आ जाता है महाराष्ट्र के चुनाव में? केवल इसलिए क्योंकि आज जमीनी मुद्दे पर अपने गाल बजाने या पीठ थपथपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और इस क्षेत्र को गिनाए, मुझे लगता है एसआरए का मुद्दा यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जैसे बताया गया कि यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है, खेलने की जगह तक बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं है। और मैं अभी जब आ रही थी तो इतनी उबड़ खाबड़ सड़क थी कि मुझे वही डायलॉग याद आ गया कि यहाँ पर गड्ढे ज्यादा और सड़क कम है। तो ऐसे में अगर किसी विधायक को 15 साल जनता ने प्रतिनिधि बनाया तो बड़ी उम्मीद के साथ बनाया होगा, और उनकी हर उम्मीद पे खरा उतरने की बजाय हर सपने को चकनाचूर करने का काम जो भाजपा के सिटिंग विधायक ने यहाँ किया है, मैं समझती हूँ जनता इस बार गांठ बांध कर बैठी है कि 20 तारीख आए और इनको सबक सिखाया जाए। पे रहने वाले जो लोग हैं, एसआरए प्रोजेक्ट पिछले 15 वर्षों से लोगों के जो घर तोड़े गए हैं, और तोड़ने के बाद न उनको भाड़ा मिला है उसका, और न तो आज तक उनको उसका पोजीशन मिल पाया। ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा यहाँ। ये जो बिल्डरों के साथ में आमदार की जो साठ-गांठ वाला जो मामला है, उस मामले को पूरी तरह से उजागर हो चुका है। और अब जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि बताओ आपने हमारा घर क्यों नहीं दिया और न हमको आपने आज तक भाड़ा दिया। उसी के साथ साथ में पिछले 15 वर्षों से यहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, केवल और केवल आपको इस पूरे विधानसभा में एक ITI कॉलेज मिलेगा,
उसको छोड़ के इस पूरे विधानसभा में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आज जनता सवाल पूछ रही है, उनको गली गली और मोहल्ले में उनको घूमने पे मजबूर किया गया है। जनता के बीच में जाते हैं और अब कहते हैं कि नहीं, अब एक बार और हमें मौका दे दो, हम ये सब आपको ला कर यहाँ देंगे। तो जनता अब समझ चुकी है और जनता ने अपना मन भी बना लिया है। दूसरे यहाँ पर जो हॉकर्स हैं, उनकी एक अलग ही बहुत बड़ी समस्या है। 2014 के जो सर्वे थे उसके हिसाब से हाई कोर्ट का जो एक ऑर्डर था, उस ऑर्डर को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कराया गया है। महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट आने के बाद हम वापस से रीसर्वे करवाएंगे और उनके लिए प्रॉपर उनको उन्हीं के एरिया में एक जगह देकर उनको वहीं पे बैठाया जाएगा। ऐसा हम लोगों ने प्रोविज़न किया हुआ है। इंडस्ट्रीज़ के मुद्दे आप जानते हैं, यहाँ पे कांदिवली इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे 116 एकड़ ज़मीन है। अब इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया, इन्होंने अडानी को सब कुछ बेच दिया, ट्रेन बेच दी, रेलवे बेच दिया, PSU बेच दिया। अब यहाँ पे हमारा जो कांदिवली इंडस्ट्रियल एस्टेट है उसके ऊपर इनकी गिद्ध की निगाह पड़ चुकी है, उसको भी बेचने की तैयारी में लग गए हैं। वहाँ पर 350 इंडस्ट्रियल एस्टेट आज ऐसे कंडीशन में है कि वहाँ के ओनर्स किसी भी समय में उसको बंद करने के कंडीशंस में पहुँच गए हैं। 22,500 लोग वहाँ पे काम करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का वहाँ पे टर्नओवर है। आखिर जो यहाँ पर काम करने वाले हमारे जो भाई बहन है, आखिर वो बेरोजगार होने के बाद जाएंगे कहाँ? 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़ दो 11 साल से हर साल देने वाले थे, लेकिन आज हर दिन बेरोजगार कैसे किया जा सकता है, लोगों को गुलाम कैसे बनाया जा सकता है, उसी का प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ में जो महायुति में लोग लगे हुए वही काम कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरे जो मुद्दे हैं, यहाँ पर आप पूरे अगर चारकों विधानसभा में देखें